अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन C, जो कि हमारे साथ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झेल चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ थायराइड्स हार्मोन्स पर, कि थायराइड्स हार्मोन्स का हमारे फिजियोलॉजिकल या हमारे जो फंक्शन है उस पर क्या असरात होते हैं। आइडेंटिफाई द इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड्स हार्मोन। इसके अलावा अगर थायराइड्स हार्मोन बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाए या बहुत कम मकदार में हो जाए तो इससे क्या असरात हमारे बॉडी पर मुरतब होते हैं, या हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायराइड्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। हमारे साथ जो थायराइड्स और एंटी थायराइड ड्रग्स है, इसके एक्शन क्या है, क्या काम ये करते हैं, कब इसको यूज़ किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस पर हम डिटेल के साथ आज बात करेंगे। इसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। थायराइड्स और एंटी थायराइड ड्रग्स दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म पर इसके क्या असरात होते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे और आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे ड्रग्स डोजेज को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ये असल में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन आप सब दोस्तों को पता है कि क्या है। ठीक है, इट हैज़ टू लोब विच आर कनेक्टेड इन द मिडल बाय एन इस्थमस। अब ये ग्लैंड जो हमारे साथ है इसके दो लोब्स है। ठीक है, ये टू लोब्स पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों लोब जो है एक दूसरे के साथ एक दरमियाना पार्ट के ज़रिए कनेक्ट हुआ होता है और उस दरमियाने पार्ट को क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे इस डायग्राम पर थोड़ा सा नज़र डालें तो यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रहा होगा। थायराइड ग्लैंड ये असल में हमारे निक में मौजूद होता है और इसका शेप जो है बटरफ्लाई की तरह होता है। इसके अलावा ये टू लोब्स पर मुश्तमिल होता है, एक हमारे साथ लेफ़्ट साइड पर होता है और एक हमारे साथ राइट साइड पर होता है। इसके दरमियान का जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको इस्थमस कहते हैं और इस पार्ट के ज़रिए ये दोनों लोब जो है आपस में इंटरलिंक हुए होते हैं। थायराइड gland facilitate normal growth and maturation by maintaining a level of metabolism in the tissues that is optimal for their normal function। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट करता है, उसको एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है और इसके साथ साथ इसकी मैच्योरेशन को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। किसके ज़रिए? हमारे टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लेवल को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, और यही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या होता है? काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन, कौन से हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली 3 हार्मोन्स को क्या करता है? सिक्रीट करता है। MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो हार्मोन है उसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं या T4 या थायरोक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है वो हमारे साथ ट्राईआइडोथायरोनिन या T3 है। ठीक है, और जो तीसरा हार्मोन है उसको कैल्सिटोनिन कहते हैं। T4 इज़ अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन। T4 को जो है थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल सिक्रीशन। और ये T4 हार्मोन जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो है तकरीबन 80% इसको सिक्रीट करता है पूरी बॉडी में, जबकि T3 को सिर्फ 20% प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है बॉडी में। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन।
थायराइड हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं, अब इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन। थायराइड हार्मोन जो है ये थायरोग्लोबुलिन में बनते हैं। थायरोग्लोबुलिन क्या है इस पर हम आगे डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस इन वियर, ठीक है। सो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे जिसमें थायरोग्लोबुलिन जो है आपके साथ करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर आ जाते हैं सब्सटेंसेस नीडेड फॉर हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और अगर ये चीज़ें इसको मुहैया ना हो तो इसके बगैर जो है थायराइड हार्मोन्स नहीं बनते, ठीक है। सो आयोडीन एंड टायरोसिन आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स के बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए जो मेजर सब्सटेंसेस है जिसके बगैर थायराइड हार्मोन्स नहीं बनते, वो हमारे साथ एक आयोडीन है और दूसरा हमारे साथ टायरोसिन है, ठीक है। आयोडीन इज़ कंज्यूम थ्रू डाइट। आयोडीन को जो है हम रोज़मर्रा का जो खुराक खाते हैं, रोज़मर्रा के खुराक से जो है हम इसको कंज्यूम करते हैं, हासिल करते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो है फिर क्या होता है, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से टायरोसिन भी डाइट के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं, और इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए फिर टायरोसिन को भी एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन कि नॉर्मल क्वांटिटी के बनाने के लिए, नॉर्मल क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड पर वीक के लिहाज से हमारी बॉडी को तकरीबन 1 मिलीग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है थायराइड हार्मोन को नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से अगर ईयर की हिसाब लगाए तो पर ईयर के लिहाज से हमारी बॉडी को तकरीबन 50 मिलीग्राम जो है आयोडीन की ज़रूरत होती है ताकि वो उससे नॉर्मल क्वांटिटीज़ में, नॉर्मल मिकदार में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है इस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि थायराइड हार्मोन जो है इसकी सिक्रीशन कहाँ पर होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट जो है इसको फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। इस फॉलिकल के अंदर जो कंपोनेंट आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको फॉलिक्यूलर सेल कहता है, डॉट के फॉर्म में। और इन फॉलिक्यूलर सेल्स के दरमियान जो रेड कलर में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। और थायरोग्लोबुलिन में असल में क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। Synthesis of thyroid hormone. Synthesis of thyroid hormones occur in 5 stages. Dear students, thyroid hormone जो बनते हैं तो ये अचानक ही नहीं बनते, बल्कि ये तकरीबन 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल एक प्रोसेस होता है जिसमें 1 बाय 1 करके थायराइड हार्मोन्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसमें हमारे साथ जो पहला स्टेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस होता है, उसमें थायरोग्लोबुलिन जो है वो बनते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरे स्टेज में जो है आयोडीन ट्रेपिंग होती है। थायरोग्लोबुलिन जो है ये आयोडीन को ट्रेप करती है, आयोडीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर इसके बाद जो है आयोडीन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसके बाद फिर आयोडाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ पर, थायराइड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिक्यूलर कैविटी। ये आयोडीन जो है फिर फॉलिक्यूलर कैविटी में चली जाती है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जब आयोडीन फॉलिक्यूलर कैविटी में पहुंच जाता है तो इसके बाद फिर
वहाँ पर क्या होता है, आयोडीनाइजेशन या आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, मतलब आयोडीन के साथ टायरोसिन जो है ये रिएक्शन करके आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाता है। और इसी तरह से फिर छठे फेज में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। कपलिंग रिएक्शन के बाद फिर एक हमारे साथ मोनो आयोडोटायरोसिन बनता है और एक हमारे साथ डाई आयोडोटायरोसिन बनते हैं। मोनो आयोडोटायरोसिन ये डाई आयोडोटायरोसिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, ट्राई आयोडोटायरोसिन बना देता है। और इसी तरह से डाई आयोडोटायरोसिन ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या कर देते हैं, दो डाई मिलकर टेट्रा आयोडोटायरोसिन बना देते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, तैयार होते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको डायग्राम के ज़रिए समझाया जा रहा है जितने भी फेसेस हमने इससे पहले डिस्कस किए, अब उसको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए समझाया जा रहा है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हम क्या करते हैं, आयोडीन को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और यही आयोडाइड जो है गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए इसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। जब ये आयोडाइड हमारे प्लाज्मा में आता है तो प्लाज्मा से ये एंटर्ड हो जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स में। फॉलिक्यूलर सेल में ये आयोडाइड जो है क्या कर देता है, इसके साथ जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम। थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में आयोडाइड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है और ये आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। फिर ये आयोडीन क्या करता है, ये आयोडीन थायरोग्लोब्युलिन कैविटी में चला जाता है। ठीक है, थायरोग्लोब्युलिन में जब ये चला जाता है तो वहाँ पर ये आयोडीन जो है इसके साथ आयोडिनाइज एंजाइम्स के ज़रिए जो है ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर देता है, आयोडीनेशन कर देता है, जिसमें इसके साथ टायरोसिन जो है ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसके नतीजे में दो किस्म के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक को मोनो आयोडोटायरोसिन कहते हैं और दूसरे को डाई आयोडोटायरोसिन कहते हैं। ये मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन के साथ रिएक्शन करके ट्राई आयोडोटायरोसिन बना देता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन रिएक्शन करके क्या बना लेता है, टेट्रा आयोडोटायरोनिन और ट्राई आयोडोटायरोनिन को क्या कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सीक्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं थायरोग्लोब्युलिन में। Synthesis of thyroid hormone. Thyroid hormones are synthesized by iodination of tyrosine residues on thyroglobulin within the lumen of thyroid follicle. थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है, थायराइड हार्मोन की जो बनावट है या जिस तरीके से थायराइड बनते हैं, तो ये असल में क्या होता है, आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। आयोडीन जो है थायरोसिन के साथ जुड़ जाते हैं थायरोग्लोब्युलिन पर, जो कि थायराइड फॉलिकल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, द थायरोग्लोब्युलिन इज एंडोसाइटोज। फिर ये थायरोग्लोब्युलिन जो है ये एंडोसाइटोज हो जाता है। ठीक है, और इसके नतीजे में थायरोक्सिन जिसे हम T4 कहते हैं एंड ट्राई आयोडोटायरोनिन जिसे हम T3 कहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 आर रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब T4 और T3 हार्मोन्स की जो सिक्रीशन और इसकी जो सिंथेसिस प्रोसेस है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होते हैं। और इसी तरह से जो प्लाज्मा में आयोडाइड होता है उसके ज़रिए ये क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो वही एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई, यहाँ पर जो है मज़ीद आपको दोबारा बताया गया है। ठीक है, द इफ़ेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स ऑन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म पर क्या असरात होते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म जनरली काजिंग इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आमतौर पर थायराइड हार्मोन्स ये काम करते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इंक्रीज़ करता है
और ज़ाहिर बात है जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है तो मेटाबॉलिज्म में आप सब दोस्तों को पता है कि ऑक्सीजन जो है मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर एलिमेंट होता है जिसके दौरान ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत फिर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है फिर कंज्यूम होगा। इसके साथ साथ फिर मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट से मुराद यह है कि कम टाइम में जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इसी तरह से फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये भी इस पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिकदार में होगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रेट जो है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेल्स के अंदर द T4 इज़ कन्वर्टेड टू T3। सेल्स के अंदर T4 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में, विच इंटरैक्ट विद अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। फिर ये T3 जो है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ क्या कर लेते हैं, इंटरैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं और इसके नतीजे में एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का जो फंक्शन है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके नतीजे में सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन लूप। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम हार्मोन लूप को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन, ये किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से ये बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो जाता है तो इस मेटाबॉलिक रेट के डिक्रीज़ होने की वजह से एक ख़ास किस्म के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हाइपोथैलेमस जो है बॉडी में वहाँ पर जो है रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर इस सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं और इस रिसेप्टर जो है क्या कर देते हैं, सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर देते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस जब इन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके उसको भेज देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होता है। ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जब इस सिग्नल्स को रिसीव कर देते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आए हुए होते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है इसके नतीजे में ख़ास किस्म के हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन्स की तरफ। टारगेट ऑर्गन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड को ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहुंच जाते हैं तो इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये अपनी सिक्रीशन को बढ़ा देता है और T3 और T4 सिक्रीशन को करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में ये T3 और T4 हार्मोन जो है फिर चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन की तरफ ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, जिसमें हमारे साथ जो दूसरा टारगेट ऑर्गन होता है वो हमारे साथ एड्रेनल मेड्यूला होता है, जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, जब ये T3 T4 हार्मोन एड्रेनल मेड्यूला तक पहुंच जाते हैं तो एड्रेनल मेड्यूला को एक सिग्नल मिल जाता है, जिसके नतीजे में एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरीके से फिर हमारा बॉडी जो है इस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट के सिग्नल्स को रिसीव कर देता है, जिसको दोबारा रिसेप्टर हाइपोथैलेमस तक पहुंचा देते हैं और हाइपोथैलेमस जब इसको रिसीव करते हैं, इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, तो वो दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को सिग्नल सेंड कर देते हैं कि वो सिक्रीशन को कम कर दे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, और इसी तरह से फिर कम मिकदार में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है दोबारा थायराइड ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर भी जब सिग्नल्स की जो शिद्दत है वो कम उनको मिलती है तो फिर वो समझ जाते हैं और वहाँ पर भी फिर थायराइड जो T3 और T4 हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इसकी समझ आप दोस्तों को आ रही होगी। थायराइड एक्सिस। द थायराइड ग्लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 अदर ऑर्गन। अब थायराइड ग्लैंड
की जो सिक्रीशन है इस पर दूसरे ऑर्गन के हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऑर्गन हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन के बेस में मौजूद होता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्गन है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड आर डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। जब हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है तो इस थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन के कम होने की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी लोब जो है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इस सिग्नल्स को, इस लो लेवल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके नतीजे में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये रिलीज़ हो जाता है और ये क्या कर देते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को, जिसके नतीजे में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब क्या करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके नतीजे में स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, तो इसके नतीजे में फिर ये हार्मोन्स क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से फिर थायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से फिर रिटर्निंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड बैक टू नॉर्मल, और इसी तरह से फिर ब्लड में जो थायराइड हार्मोन्स की जो लेवल है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाती है। द थ्री ग्लैंड्स एंड द हार्मोन दे प्रोड्यूस मेक अप द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। अब हमारे साथ जो थ्री हार्मोन है, एक हमारे साथ थायराइड हार्मोन हो गए, एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों थायराइड हार्मोन्स और ये तीनों ग्लैंड ये मिलकर एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस को बनाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं थायराइड एक्सिस। ठीक है, थायराइड एक्सिस में हमारे साथ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को कौन रेगुलेट करता है, तो ये भी मैंने आपको अभी काफ़ी डिटेल के साथ बताया। ठीक है, थायराइड यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स की तरफ कि थायराइड हार्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। T4 and T3 इन प्लाज्मा बाउंड टू प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। T3 और T4 हार्मोन जो है ये प्लाज्मा में जो है प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के साथ क्या हो जाते हैं, उसके साथ बॉन्ड बना देते हैं रिवर्सिबली। रिवर्सिबली से मुराद ये है कि ये बॉन्ड फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के टाइम ये फिर दोबारा से टूट जाती है। ठीक है, दोबारा से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। सो ओनली अबाउट 0.04% ऑफ टोटल T4 एंड 0.4% ऑफ T3 एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। सिर्फ तकरीबन 0.04% टोटल T4 और 0.4% T3 जो है ये फ्री फॉर्म में जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन पर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे मेजर फंक्शन थायराइड हार्मोन्स का ये है कि ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन ये है थायराइड हार्मोन्स का कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होगी तो जाहिर बात है ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो फिर ज़्यादा होगी हमारे बॉडी में। इसी तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन होते हैं उसकी ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ाती है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल जो है उससे फिर क्या किया जाता है, उससे ग्लूकोज को बनाया जाता है, लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, इनसे ग्लूकोज को बनाया जाता है और इस फिनोमिना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और इसी तरह से फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ग्लूकोज जो है ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है,
इन्हांस ग्लाइकोलाइसिस, इसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस को क्या करती है, एनहांस करती है, स्टिमुलेट करती है, जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, और सेल जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज को अपटेक कर रही होती है। इसके नतीजे में जो नेट ओवरऑल इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो है ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करती है, जिसमें प्रोटीन की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, और प्रोटीन जो है ये कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड में, फ्री अमोनिया एक्सेट्रा में। फेट की मेटाबॉलिज्म भी ये करता है, जिसमें मेटाबॉलाइजेशन ऑफ फेट जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फ्री फैटी एसिड, ठीक है। इसके अलावा बेसिक मेटाबॉलिक रेट में ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। एक्शन ऑन ब्लड पर इसका एक्शन, इसके असरात ये होते हैं कि थायरोक्सिन एक्सेलरेट एरिथ्रोपोइटीन एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। थायरोक्सिन क्या करते हैं, थायरोक्सिन एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज़ को क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है, उसको एक्सेलरेट करती है। एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करती है, और इसके नतीजे में फिर जो ब्लड है ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है। ग्रोथ पर इसके असरात ये होते हैं कि ये ग्रोथ को भी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है। ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसके असरात ये होते हैं कि ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी जो है फूड की ब्रेकडाउन होती है, तो इस वजह से फिर हमारे बॉडी या स्टमक जो है वो जल्दी जो है एनर्जी को यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें फिर भूख लगता है, और इसी वजह से थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, भूख को लाती है, ठीक है, एपेटाइट को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम फिर खाना खाते हैं। इसके साथ साथ रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन है उसके रेट को बढ़ाती है। इसके साथ साथ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात लोगों को डायरिया हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, जिसमें थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में लोग जो है डायरिया का शिकार हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसके असरात ये होते हैं कि ये क्या करता है, इन्हांस टिश्यूज़ सेंसिटिविटी टू कैचकोल एमीन जो भी हम जितने भी हमारे साथ है उसके लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है। नर्वस सिस्टम पर इसके असरात ये होते हैं कि ये एक्साइटेबल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लोग फिर सो नहीं पाते, लोग जो है एक्साइटेड होते हैं और नींद जो है उनको फिर नहीं आती। इसके साथ साथ हैज़ रोल ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन फीटल में जो है इनका रोल ये होता है थायराइड हार्मोन का कि ये ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ के पहले कुछ हफ्तों में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ मसल वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से ये क्या करता है, मसल को कमज़ोर करता है, मसल को वीक करता है। नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन की, कि अगर नॉर्मल सिक्रीशन हो तो क्या होगा, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हो थायराइड हार्मोन तो क्या होगा, और अगर कम सिक्रीट हो रहे हो तो क्या होगा। इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, नॉर्मली जो है लिपिड जो है ये इनडायरेक्टली क्या करता है, एनहांसेस लिपोलाइसिस। नॉर्मली जब थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, तो इसका जो है लिपिड पर असरात ये होते हैं कि लिपिड को ये क्या करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्लाज्मा है उसमें फ्री फैटी एसिड की तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की ये क्या करती है, उसकी ब्रेकडाउन करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है ओवरऑल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस बढ़ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और इंटेस्टाइन से जो है जल्दी जल्दी फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से प्रोटीन पर थायराइड हार्मोन्स के इफ़ेक्ट ये होते हैं कि
ओवरऑल प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और टिश्यू जो है वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया जो है काज हो जाता है, मतलब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ बॉडी में जो है हमारे बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब डायबिटिक अलामात जो है वो जाहिर कर देती है हमारे बॉडी में। इसके साथ साथ बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। हाइपोसिक्रीशन की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होती है, मतलब जब हाइपोसिक्रीशन होती है, थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। इसी तरह से कैलोरीजीनेसिस से मुराद एनर्जी प्रोडक्शन की बुनियाद पर, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो है ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसमें मेटाबॉलिक रेट जो है ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गोनेड्स में, यूट्रस में, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट, इन चीज़ों को जो है इफेक्ट नहीं करते। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में नॉर्मली जो है थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, हाइपर डायनेमिक स्टेट ऑफ सर्कुलेशन की जो हाइपर डायनेमिक स्टेट है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा जो है पेरिफेरीज को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरह से कार्डियक आउटपुट या एक्शन जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो जाते हैं और बाउंडिंग पल्स जो है लोग महसूस करते हैं। नर्वस सिस्टम पर इसके असरात ये होते हैं कि ये फंक्शनल इफ़ेक्ट्स को प्रोफाउंडली क्या करता है, काज करता है, ठीक है। इसी तरह से स्केलेटल मसल में मैंने आपको कहा कि स्केलेटल मसल में चूंकि मसल में ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन करता है तो मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रोपल्सिव एक्टिविटीज़ को क्या कर देती है, इंक्रीज़ करती है, मतलब पेरिस्टालसिस को बढ़ा देती है। इसी तरह से हाइपर सिक्रीशन या हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर थायराइड हार्मोन के ये असरात होते हैं कि ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन काज करता है, एरिथमियास काज करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काज करता है और एंजाइना जो है इसको काज करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में इसके असरात ये होते हैं कि ये एंशियसनेस काज करता है, एंजाइटी काज करता है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी काज करता है, ट्रिमर काज करता है और हाइपर रिफ्लेक्सिया काज करता है। इसके साथ साथ स्केलेटल मसल पर इसके असरात ये होते हैं कि ये मसल टोन को बढ़ा देती है। इसके अलावा ट्रिमरिंग काज कर देती है, ट्रिमरिंग मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल, ठीक है। वीकनेस ड्यू टू मायोपैथी की वजह से मसल जो है ये वीकनेस का शिकार हो जाती है और ज़्यादातर कंडीशन में पेशेंट जो है वो डायरिया का शिकार हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसके असरात ये होते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती है, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन काज करती है, नर्वस सिस्टम में क्रिटिनिज्म को काज करती है और मैग्जेडिमा को काज करती है। क्रिटिनिज्म में पेशेंट जो है मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाता है, जबकि मैग्जेडिमा में स्लजनेस आ जाती है और बिहेवियर सिम्पटम जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा मैग्जेडिमा में स्केलेटल मसल में ये फ्लैसिड एंड वीकनेस काज करती है और कॉन्स्टिपेशन को काज करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही होती है। इसी तरह से हीमाटोपोइसिस में क्या होता है, हीमाटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को फैसिलिटेट करता है कि वो ब्लड की जो वॉल्यूम है उसको नॉर्मली रखे, उसको बढ़ाए। इसी तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को मैच्योरेट करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में इसके असरात ग्रोथ पर ये होते हैं कि मसल को वेस्टिंग करती है और वेट लॉस काज करती है, मतलब मसल स्पाज्म काज करती है और वेट का लॉस करती है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एनीमिया काज करती
देती है बॉडी में। इसके अलावा कंजेनिटल डिफिशिएंसी काज करती है जिसकी वजह से पेशेंट क्रिटिनिज्म का शिकार हो जाता है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो डिले हो जाते हैं, रिटार्डेशन का शिकार हो जाता है पेशेंट। और एडल्ट में जो है ये इम्पेयर इंटेलिजेंस एंड स्लो मूवमेंट को स्लो कर देती है और इंटेलिजेंस को ख़राब कर देती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। डिजीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, अब थायराइड हार्मोन्स की वजह से जो डिजीज़ लाहक होते हैं लोगों को, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। और ये डिजीज़ थायराइड हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन की वजह से काज होते हैं। सबसे पहला हमारे साथ जो डिजीज़ है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है और ग्रेव डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस वजह से काज होते हैं? ये तब काज होते हैं जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इसके नतीजे में हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन अराइज हो जाता है या थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन काज हो जाता है या ग्रेव डिजीज़ काज हो जाता है। इसके अलावा जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म ये तब काज होता है जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन है उसको हद से ज़्यादा कम कर देती है, तो इस वजह से फिर हाइपोथायरॉयडिज्म काज हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बच्चों में क्रिटिनिज्म काज होता है और एडल्ट्स में मैक्सिडेमा काज होता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केएमयू के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इससे एमसीक्यूज़ आए हुए थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थायराइड डिसऑर्डर काज इन चिल्ड्रन या चाइल्डहुड। ठीक है, पर चाइल्डहुड में चाइल्डहुड की चाहिए कमियो डिजीज़ चाहिए दा काज की द हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नू आगा मुंग सर कमियो दे क्रिटिनिज्म दे और दगा शांति एडल्ट की कमियो डिजीज़ काज की द थायराइड हार्मोन सिक्रीशन द वजह नू आगा मुंग सरा मैक्सिडेमा दे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ ऑलरेडी केएमयू के एग्जामिनेशन में आए हुए थे और इंशाल्लाह इस बार भी आएंगे, सो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कंसेप्चुअली। ठीक है, ड्रग्स फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अब जब कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे उनकी जो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो जाए। सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोथायरोक्सिन 75 to 200 माइक्रोग्राम डेली। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म काज हो चुकी होती है तो ऐसे पेशेंट को ओरली थ्रू बाय माउथ जो है लीवोथायरोक्सिन दिया जाता है। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन जो कि 75 से लेकर 200 माइक्रोग्राम्स पर मुश्तमिल डोजेज होता है उनको डेली बेसिस पर दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरे ड्रग्स ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं उसमें हमारे साथ लियोथायरोनिन है जो कि सिंपली T3 हार्मोन होते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन होते हैं और लियोट्रिक्स होते हैं जो कि T3 + T4 दोनों पर मुश्तमिल होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, लियोट्रिक्स में T3 + T4 होते हैं और लियोथायरोनिन में हमारे साथ T3 होते हैं। ठीक है, लिवोथायरोक्सिन ये हमारे साथ T4 होता है, इस प्रीफर ओवर T3। लिवोथायरोक्सिन को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है T3 के बनिस्बत, मतलब इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। ठीक है, लियोथायरोनिन या T3/T4 कम्बिनेशन प्रोडक्ट जिसे हम लियोट्रिक्स कहते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका काम क्या होता है? ओरली इजीली ऑब्जर्वेबल, ये आसानी से जो है ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है T4 की वो 80% है जबकि T3 की वो 95% है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि T4 की जो बायो अवेलेबिलिटी है ये 80% है और T3 की बायो अवेलेबिलिटी 95% है। अपने साथ इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी आया हुआ है। T4 इज़ बेटर टॉलरेटेड दैन T3 प्रिपरेशन। अब T4 जो है ये ज़्यादा जो है टॉलरेट किया जाता है T3 की प्रिपरेशन के बनिस्बत एंड हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ, और इसका जो हाफ लाइफ है वो भी लॉन्गर है। ठीक है, लिवोथायरोक्सिन इज़
इस डोज वंस डेली। लीवोटायरोक्सिन जो है इसको डेली की बुनियाद पर एक दफ़ा दी जाती है एंड स्टडी स्टेट इज़ अचीव इन 6 to 8 वीक। और इसी तरह से जो पेशेंट होता है वो तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कैसे काम करते हैं? सबसे पहले T4 हार्मोन्स होते हैं जिसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन कहते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? ये 5 आयोडिनाइज एंजाइम्स के ज़रिए क्या कर देते हैं? इसके साथ रिएक्शन कर देता है। T4 जो है कन्वर्ट हो जाता है T3 में। ये T3 जो है चला जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ रिएक्शन कर लेता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ जब ये रिएक्शन कर लेता है तो इसके नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके नतीजे में बहुत सारा मिकदार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेशन करना शुरू कर देती है तो इससे फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, नए प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं। जब नए प्रोटीन बनते हैं तो इससे फिर ग्रोथ में क्या होती है? ग्रोथ फॉर्मेशन होती है और बोन जो है वो मैच्योर होते हैं प्रोटीन के ज़रिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसमें क्या होता है? इंक्रीज सोडियम पोटाशियम एटीपीज जो है इसकी मिकदार इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ जाता है, लिपोलाइसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ये भी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसके असरात ये होते हैं कि ये ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है। ठीक है। T3Y8 न्यूक्लियर रिसेप्टर इंड्यूसेस न्यू प्रोटीन जनरेशन विच प्रोड्यूस इफेक्ट्स। ठीक है। सेंसिटाइजेशन ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स टू कैटेकोल एमीन्स, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, रेज बीपी। ठीक है। एडवर्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इन ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन क्या है? इन ड्रग के एडवर्स रिएक्शन ये है कि ओवर मच लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस काज हो जाता है, मतलब वो थायराइड हार्मोन एज अ पॉइजन पर काम करता है। इसके जो सेप्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के ये सेप्टम काज कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है हाइपो सिक्रीशन से हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो फिर ये हाइपर थायरॉयडिज्म की अलामात को जाहिर करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म। Hyperthyroidism, intolerance to heat as the body produces lot of heat due to increased basal metabolic rate caused by excess of thyroxine. हाइपोथायरॉयडिज्म यूजुअली कब काज होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म यूजुअली तब काज होता है जब हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और इसी तरह से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के नतीजे में आप सब दोस्तों को पता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। इसकी वजह से फिर हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है, जिसकी वजह से बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि फैट जो है वो मोबिलाइजेशन हो रही होती है, उसकी फैट जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, डायरिया जो है वो अक्सर पेशेंट को हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट है वो सही तरीके से उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती और इस वजह से फिर लोगों को लूज मोशन होते रहते हैं। इसके अलावा मस्कुलर जो है वहाँ पर वीकनेस आ जाती है, क्योंकि मसल में प्रोटीन होते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रही होती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस का शिकार हो जाती है। इसके साथ साथ नर्वसनेस जो है पेशेंट जो है नर्वसनेस
रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है, एक्सट्रीम फैटीग का शिकार हो जाता है, थकावट का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर स्लीप नहीं कर सकता, सो नहीं पाता, और माइल्ड ट्रिमर इन हैंड, और उनके जो हाथ है वो थोड़े थोड़े फिर हिलते रहते हैं, उसमें ट्रिमर होती रहती है। ठीक है। पॉलीसिटीमिया से मुराद ये है कि ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में। ठीक है। और इसके साथ साथ टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। रेफरेंस वैल्यूज़ ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट आप सब दोस्तों को पता है कि हम इसलिए करते हैं जिसमें ताकि हम जो थायराइड हार्मोन्स की जो लेवल है उसको हम जान सके। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे साथ 0.3 से लेकर 4.7 मिली यूनिट पर लीटर है। ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो T3 हार्मोन है जिसको हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे बॉडी में वो 0.92 से लेकर 2.78 नैनोमोल पर लीटर होती है। ठीक है। इस वैल्यूज़ को आपने लाजमी याद करना है, मेमोराइज़ करना है, क्योंकि MCQs में इससे MCQs ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको आ सकते हैं। फ्री T3 हार्मोन जो हमारे साथ है उसकी जो मिकदार है वो 0.22 से लेकर 6.78 पिकोमोल पर लीटर होती है। इसके अलावा जो T4 हार्मोन है जिसको हम थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं, इसकी मिकदार जो है 58 से लेकर 140 नैनोमोल पर लीटर होती है नॉर्मली। ठीक है। इसके साथ साथ जो फ्री T4 हार्मोन्स होते हैं तो ये हमारे साथ यूजुअली 10.3 से लेकर 35 पिकोमोल पर लीटर होते हैं। सो ये नॉर्मल वैल्यूज़ है हमारे साथ थायराइड हार्मोन्स की। ठीक है। सो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है याद कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है कन्फ्यूजन की या टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स पर। सो इसमें हमारे साथ थायमाइड्स आते हैं। थायमाइड्स क्लास में हमारे साथ बेसिकली 2 मेंबर्स है। ठीक है। एक को हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल्स कहते हैं। ठीक है। और एक को हम मीथीमजोल या कार्बिमजोल कहते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ थायोमाइड क्लास के मेंबर्स है। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरा क्लास है वो हमारे साथ बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स है। बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है। ये इसमें हमारे साथ एक मेंबर है जिसको हम प्रोपानोलोल कहते हैं। इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयड सेप्टम। अब प्रोपानोलोल को जो है बेसिकली हाइपरथायरॉयड के जो सेप्टम्स होते हैं जिसमें हाइपरथायरॉयड की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हुई होती है, तो उन सेप्टम्स के लिए प्रोपानोलोल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनहिबिटर ऑफ हार्मोन रिलीज़। हार्मोन रिलीज़ के इनहिबिटर्स हमारे साथ आयोडाइड्स ऑफ सोडियम है, पोटाशियम है और ऑर्गेनिक आयोडाइड्स है। ठीक है। ये हमारे साथ इनहिबिटर है जो कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करती है, उसको रोकती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन है जिसमें आयोडीन 131 है हमारे साथ। ठीक है। आयोडीन 131 ये हमारे साथ रेडियो एक्टिव आयोडीन है। थायमाइड में हमारे साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 मेंबर्स है। एक को हम मीथामजोल या कार्बिमजोल के नाम से जानते हैं और दूसरा हमारे साथ प्रोपाइल थायोयूरेसिल है। ठीक है। दीज 2 आर द मेजर ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ये 2 मेजर ड्रग्स हैं हमारे साथ जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस के इलाज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। कार्बिमजोल्स कन्वर्ट टू मीथामजोल्स इन वीवो। ठीक है। कार्बिमजोल जो है ये मीथामजोल में कन्वर्ट होती है वीवो में। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ये काम इस तरह से करते हैं कि दीज ड्रग्स इनहिबिट थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग थायराइड peroxidase which is required in the intrathyroidal oxidation of iodide। इन थायराइड हार्मोन्स का, इन एंटी थायराइड ड्रग्स का काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करती है। कैसे स्टॉप करती है, ये असल में क्या करती है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम्स को क्या करती है, उसको स्टॉप करती है कि वो आयोडाइड के साथ रिएक्शन ना करे। जब वो आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इसी तरह से फिर आयोडीन जो है वो नहीं होंगे
टायरोसिन के साथ रिएक्शन करने के लिए, और जब टायरोसिन के साथ रिएक्शन के लिए आयोडीन नहीं होंगे तो फिर जो ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इनहिबिटिंग द आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ये जो है आयोडीन को टायरोसिन के साथ ऐड होने से भी रोकते हैं। ठीक है, इनहिबिटिंग कपलिंग ऑफ मोनो आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन डाई आइडोथायरोनिन, ये क्या करते हैं, मोनो आइडोथायरोनिन और डाई आइडोथायरोनिन की कपलिंग रिएक्शन को भी क्या करती है, उसको भी रोकती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल्स आल्सो इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 by inhibiting diiodothyronine एंजाइम। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल्स जो है ये क्या करते हैं, पेरिफेरीज में T4 की जो कन्वर्जन होती है नॉर्मली, तो उसको भी क्या करती है, उसको भी रोकती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायमाइड, थायमाइड का मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि आप दोस्तों को, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं कि क्या होता है जब आयोडाइड को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है तो यहाँ पर परऑक्सीडेज होता है जो कि आयोडीन के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। तो थायमाइड क्या करता है, इस परऑक्सीडेज को क्या कर देते हैं, इसको रोक लेते हैं और इन्हें जो है आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए नहीं छोड़ते। जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर थायोएमाइड जो है ये क्या होते हैं, आयोडाइड के साथ मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से फिर आयोडीन जो है ये थायरोसिन के साथ भी नहीं मिलते, और जब थायरोसिन के साथ नहीं मिलते तो जाहिर बात है फिर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं होती। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ थायमाइड, थेरेप्यूटिकली थायमाइड्स को हम किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज ड्रग्स कंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस इन बोथ ग्रेव डिजीज़ एंड टॉक्सिक नोड्यूलर गाइडर। ठीक है, इन ड्रग्स का काम ये है कि ये ड्रग जो है दोनों ग्रेव डिजीज़ और टॉक्सिक नोड्यूलर गाइडर दोनों में जो है थायरोटॉक्सिकोसिस को कंट्रोल करती है। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस ये हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि यूजुअली थायराइड हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन की वजह से काज होती है। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 वीक्स। अब थायोमाइड्स को जो लोग यूज़ करते हैं तो उनमें क्लिनिकली 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल को यूजुअली 50 to 150 मिलीग्राम में जो है 3 टाइम्स जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जिसके बाद जो है फिर इनको 25 से 50 मिलीग्राम जो है 2 टाइम्स दी जाती है फॉर मेंटेनेंस के लिए। कार्बिमाजोल जो है इनको 5 to 15 मिलीग्राम शुरुआत में 3 टाइम्स दिए जाते हैं पर डे के लिहाज से। फिर मेंटेनेंस के लिए इसको 2.5 से लेकर 10 मिलीग्राम दी जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 डिवाइडेड डोजेज़ में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट थायमाइड्स के ये है कि ये स्किन में रेशिस काज करते हैं, मैक्यूलोपेपुलर प्यूरेटिक रेशिस को ज़्यादातर काज करता है। इसके अलावा फीवर काज करता है, हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में हेपेटाइटिस जो है इसको काज करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और कोलिस्टेटिक जॉन्डिस कैन बी फेटल, और फेटल कोलिस्टेटिक जॉन्डिस जो है ये भी काज करता है। इसके साथ साथ नोजिया और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस जो है काज करता है। इसके साथ साथ एन अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल में जो है उसमें चेंजेस को काज करती है। ठीक है, मीटामाजोल द मोस्ट डेंजरस, इसका जो मोस्ट डेंजरस एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस काज करता है, जिसमें ग्रेनुलोसाइट काउंट जो है वो कम हो जाती है 500 सेल से पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयोडाइड साल्ट इनहिबिट ऑर्गेनाइफिकेशन, आयोडाइड साल्ट जो है ये ऑर्गेनाइफिकेशन को स्टॉप करती है और थायराइड हार्मोन रिलीज को स्टॉप करती है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइफिकेशन से मुराद ये है जिसमें आयोडीन जो है वो थायरोसिन के साथ कंबाइन होते हैं। दीज साल्ट्स आल्सो डिक्रीज द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड, ये साल्ट जो है ये हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड की जो साइज और वेस्कुलरिटी है उसको भी डिक्रीज करती है। ठीक है, since iodide salts inhibit the release as well as the synthesis of the thyroid hormone,
जो आयोडाइड साल्ट होते हैं ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और इसकी जो सिक्रीशन है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऑनसेट एक्शन, इसका जो एक्शन का जो दौरानिया है वो रेपिडली विद इन 2 to 7 डेज में होता है। दिस इफेक्ट इज ट्रांसिएंट बिकॉज थायराइड ग्लैंड एस्केप फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, आयोडाइड साल्ट्स। आयोडाइड साल्ट्स आर यूज इन थायराइड स्ट्रोम। आयोडाइड साल्ट को जो है थायराइड स्ट्रोम में यूज़ किया जाता है। थायराइड स्ट्रोम से मुराद सेवियर थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट को तैयार किया जाता है सर्जिकल रिसेक्शन के लिए, जिसमें पेशेंट के जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता है उसको रिमूव किया जाता है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग्स आर लोग्यूल। अब इन ड्रग्स का जो यूजुअल फॉर्म है वो लोग्यूल है। एमसीक्यूज में ये पॉइंट भी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। लोग्यूल सोल्यूशन ये हमारे साथ ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड से मिलकर बना होता है। एंड सेचुरेशन सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, और पोटाशियम आयोडाइड का सेचुरेशन सोल्यूशन जो है इसको दिया जाता है। लोग्यूल सोल्यूशन में क्या होता है, लोग्यूल सोल्यूशन में 5% आयोडीन होता है 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में, ठीक है। 5% आयोडीन जो है 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में पाया जाता है लोग्यूल सोल्यूशन में, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी एमसीक्यूज में ये आया हुआ था। इसमें क्या होता है, इसको 5 से लेकर 10 डेज के लिए पर डे दिए जाते हैं। 5 to 10 ड्रॉप जो है पर डे के लिहाज से इनको दी जाती है, ठीक है। आयोडाइड साल्ट में हमारे साथ सोडियम और पोटाशियम होता है जो कि 100 से 300 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट, इसके एक्यूट एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि वो पेशेंट जो कि आयोडीन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इनमें उन पेशेंट में ये मंदरजा झेल अलामात काज करता है। सबसे पहले जो है उन पेशेंट के जो लिप्स है उसको स्वेल कर देते हैं, इसके साथ साथ आईलेट्स को स्वेल कर देते हैं। इसके अलावा एंजियोएडेमा ऑफ लेरिक्स में जो है लेरिक्स में जो वेसल्स है वहाँ पर जो है एडेमा को काज कर देता है, फीवर को काज कर देता है, जॉइंट पेन काज करता है और इसके साथ पेटिशियल हेमरेज जो है काज करता है। जबकि क्रॉनिक ओवरडोज की वजह से ये इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को काज करता है, सिलाइवेशन काज करती है, स्नीजिंग जो है इसको बहुत ज़्यादा काज करती है। इसके साथ साथ आईलिड जो है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इन आयोडाइड साल्ट्स की वजह से। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड एज सोडियम साल्ट ऑफ 1 आयोडाइड 131, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को जो है एज ए सोडियम साल्ट ऑफ आयोडाइड 131 दिया जाता है। डिजॉल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली, इसको वाटर में सबसे पहले डिजॉल्व किया जाता है और फिर इसको ओरली दी जाती है। आयोडाइड 131 एमिट्स एक्स रेज एज वेल एज बीटा पार्टिकल। आयोडाइड 131 जो है ये एक्स रेज को भी इमिट करता है और बीटा पार्टिकल्स रेज को भी इमिट करता है। इसके साथ आयोडाइड 131 जो है इज कंसंट्रेटेड बाय थायराइड, इसमें थायराइड में बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन कोलाइड इमिट रेडिएशन के साथ कॉर्पोरेट करता है फॉलिकल्स के अंदर। बीटा पार्टिकल्स पेनेट्रेट अराउंड 0.5 to 2 मिलीमीटर ऑफ टिश्यू, और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो टिश्यूज में तकरीबन 0.5 से लेकर 2 मिलीमीटर जो है अंदर पेनेट्रेट करती है। थायराइड फॉलिकल सेल्स आर इफेक्टेड विद एन अंडरगोज fibrosis and necrosis followed by fibrosis when a large loss is given, ठीक है। यूजेस इसके क्या है, इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम 25 से 100 माइक्रो क्यूरीज जो है हम थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस इसके ये है कि 3 to 6 मिली क्यूरीज इन टॉक्सिक नोडुलर गाइटर में इसको हम देते हैं, ग्रेव डिजीज़ में देते हैं और थायराइड कैल्शियम में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके ये है कि इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी काज हो सकता है एंड क्रोज द प्लेसेंटा टू डिस्ट्रॉय द फीटल थायराइड ग्लैंड, और प्लेसेंटा के ज़रिए ये फीटस में भी जा सकता है जिसकी वजह से जो फीटल थायराइड ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये जो है ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है, और बेबी जो है वो हाइपोथायराइड हो जाता है। बीटा ब्लॉकर में हमारे साथ प्रोपानोलोल आते हैं। प्रोपानोलोल इज़ यूज्ड टू रैपिडली एलिवेट मैनिफेस्टेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस।
बीटा ब्लॉकर जो है जिसमें हमारे साथ प्रोपोनोलोल आता है, इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो टायरोटॉक्सिकोसिस के जो अलामात है उसको जल्दी से क्या किए जाए, एलिवेट किए जाए, ख़त्म किए जाए। दैट आर ड्यू टू सिम्पटमेटिक या सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, जो कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से काज हुए होते हैं, जिसमें पल्पेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेमर, नर्वसनेस एंड स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट को आती है। इन एडिशन दे रिड्यूस पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर का एक फंक्शन ये भी है कि ये पेरिफेरीज में T4 की जो कन्वर्जन होती है T3 में, उसको क्या कर देती है, उस प्रोसेस को डिक्रीज कर देती है। Beta blockers are used in hyperthyroidism in the following situation. Well, वेटिंग रिस्पॉन्स टू प्रोपाइल थायोरेसल और कार्बिमाजोल, इसको हम तब देते हैं जब पेशेंट के को प्रोपाइल थायोरेसल या कार्बिमाजोल दिया गया हो और उसके रिस्पॉन्स को वेट किया जा रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में दी जाती है। अलॉन्ग विद आयोडाइड फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ऑपरेशन से पहले प्रिपेयर करने के लिए बीटा ब्लॉकर को आयोडाइड के साथ दी जाती है बिफोर सब टोटल थायरोइडेक्टमी, इससे पहले कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको मुकम्मल तौर पर रिमूव किया जाए। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में इसको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोपानोलोल 1.1 to 2 मिलीग्राम को स्लोली जो है इंट्रावेनस के ज़रिए दी जाती है, मे बी फॉलोड बाय 40 to 80 मिलीग्राम ओरली एवरी 6 आवर, ठीक है। थायराइड स्ट्रोम यूजुअली हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो अलामात होते हैं पेशेंट के वो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में जो साइन सिम्टम नुमाया होते हैं पेशेंट में, तो बिल्कुल इसी तरह से थायराइड स्ट्रोम में भी होते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्ट्रोम इज़ द सेम। थायराइड स्ट्रोम का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बिल्कुल हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह है, सिवाय इसके कि द ड्रग्स आर गिवन इन हायर डोजेज एंड मोर फ्रीक्वेंटली। थायराइड स्ट्रोम में जो ड्रग्स दिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा डोजेज अमाउंट में दी जाती है और मुसलसल दी जाती है। बीटा ब्लॉकर सच एज मीटोप्रोलोल या प्रोपानोलोल आर इफेक्टिव इन ब्लंटिंग द वाइड स्प्रेड सिम्पटोमेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 का सेक्शन C, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर आप सब दोस्तों के पास होगा मेरा, उस पर जो है आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, इस यूनिट के नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हुआ हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन पर भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।